हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने टेम्परेचर को बढ़ा के और घटा के, प्रेशर को बढ़ा के और घटा के जो मैटर की स्टेट थी उनको चेंज कर दिया था। यानी कि सॉलिड से हम लिक्विड में चल गए थे, लिक्विड से गैस में चल गए थे, गैस से लिक्विड में आ गए थे, लिक्विड से वापस सॉलिड में आ गए थे। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पर क्या टेम्परेचर और प्रेशर को छोड़ के कुछ ऐसे भी इफ़ेक्ट है जो कि मैटर को चेंज करने में यूज़फुल है? जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जब कपड़े सुखाते हैं तो हम बाहर जब कपड़े सुखाते हैं तो हमें कोई फ़िक्स टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमको जब लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाना था तो हमने वाटर को एक फ़िक्स टेम्परेचर पे बॉईल करा था, जिसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस माना है, बॉइलिंग पॉइंट जो कहते हैं, जिसको कहते हैं। तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे ही वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ था। पर जैसे हम कपड़े सुखा देते हैं तो कपड़े सुखाते तो कोई बाहर एक फ़िक्स टेम्परेचर नहीं रहता, कभी 32, कभी 35, कभी 30 रह जाता है, तो भी हमारे कपड़े क्या होता है, सूख जाते हैं। कई बार हम वाटर को अनकवर्ड रख देते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, तो वाटर जो है वेपर स्टेट में उसमें से वेसल वगैरह जो भी आपने जिसमें वाटर रखा है उसमें से गायब हो जाता है। तो इन इफ़ेक्ट के कारण इन इफ़ेक्ट को छोड़ के भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो कि आपकी स्टेट को मैटर जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही आज एक इफ़ेक्ट हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इवापोरेशन। सो टुडेज टॉपिक इज इवापोरेशन। अब इवापोरेशन होता क्या है? अगर इसे देखा जाए तो इवापोरेशन बिल्कुल अगर कंसिडर करो आप तो सिमिलर है बॉइलिंग पॉइंट के। किसके सिमिलर है? बॉइलिंग पॉइंट के सिमिलर है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड को गैसेस स्टेट में चेंज कर रहा था, सेम वही प्रोसेस इवापोरेशन के अंदर भी होती है, पर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो पहला तो पॉइंट आता है कि जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन के लिए आपको कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए, यानी कि डजंट नीड एनी फिक्स टेम्परेचर। यानी कि अगर आपको लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाना है तो कोई एक फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी आपको इवापोरेशन के अंदर। पर वहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक फ़िक्स टेम्परेचर चाहिए जिसको हम कह देते हैं खुद बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि यहाँ पर हमें फ़िक्स टेम्परेचर की नीड होती है, यहाँ पे फ़िक्स टेम्परेचर की नीड होगी। सेकंड पॉइंट जो आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो ही ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों मैकेनिज़्मों को एक दूसरे से अलग बनाता है। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा इवापोरेशन के लिए वो है कि इवापोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। और वहीं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बल्क फिनोमिना होगा। अब सरफेस फिनोमिना और बल्क फिनोमिना में क्या डिफरेंस है, जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं। वर्ड से पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सरफेस फिनोमिना मतलब जो सिर्फ सरफेस पे हो रहा हो, बाकी कोई लेयर को उससे कोई इफेक्ट नहीं हो, जो कि सिर्फ सरफेस के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी आती है सरफेस फिनोमिना के अंदर। और बल्क फिनोमिना मतलब होता है कि उस पूरी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो एक साथ ही होगी। यानी कि एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने ये ली फोम होती है ना, गद्दी जो कुशन वगैरह के अंदर जो रहती है, फोम लिया आपने। इस फोम को आप जब वाटर के अंदर डिप करोगे, इस फोम को आप जब वाटर के अंदर डिप करके हाथों हाथ निकालोगे तो वाटर क्या होगा, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। इस टाइप से इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि छेद टाइप प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे आप इसको डिप करके बाहर निकालते हो तो वाटर क्या करता है कि जो इसके पोर्स है उन पोर्स के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, यानी कि उन पोर्स को फिल कर देता है अपने पार्टिकल से। तो ये जो फिनोमिना हो रहा था तो वाटर कोई एक सरफेस पे या कोई एक कोने पे फिल नहीं हो रहा था, वो पूरी फॉर्म के अंदर फिल हो रहा था। तो ये एक एग्जांपल रहता है आपका बल्क फिनोमिना का।
और सेकंड एग्जांपल जो है सरफेस फिनोमिना का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप एक चौक लीजिए, चौक जो हाँ जिसे ब्लैक बोर्ड पे जो आप चौक यूज़ करते हो, उस चौक को आपने इंक के अंदर डुबोई और हाथों हाथ निकाल ली, इंक के अंदर डबो के हाथों हाथ निकाल ली। तो जब आप उस चौक को तोड़ के देखोगे तो चौक बाहर से ब्लू रहेगी बट अंदर से कैसी रहेगी, वाइट। तो वो जितना भी एब्जॉर्प्शन हुआ है वो सारा कहाँ पर हुआ है, ओनली सरफेस पर। वो जितना भी एब्जॉर्प्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, सिर्फ सरफेस पर। तो उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं सरफेस फिनोमिना के अंदर। तो आपके दो एग्जांपल हो गए, होप उनसे आप सरफेस फिनोमिना और बल्क फिनोमिना के बीच में डिफरेंस ज़रूर जान गए होंगे। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि इवापोरेशन जो है होता कैसे, मेनली सरफेस फिनोमिना पे इवापोरेशन होता कैसे, बॉइलिंग पॉइंट पे इवापोरेशन क्यों नहीं होता, तो वो सारे रीज़न हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो बात करी थी कि इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना पे, पर सरफेस फिनोमिना पे है तो अब उसका मैकेनिज्म हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अभी मैंने वीडियो से थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वही पॉइंट ऐसा है जो कि इन दोनों इफ़ेक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग मैकेनिज्म में। तो अब हम पढ़ेंगे इवापोरेशन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ इवापोरेशन, यानी कि इवापोरेशन कैसे कोज होगा, मैकेनिज्म ऑफ इवापोरेशन। अब जैसा कि हमने पढ़ा था सरफेस फिनोमिना, तो होता क्या है कि जब हम गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बाहर धूप पड़ती है, तो हम कपड़े जैसे कपड़े बाहर सुखाने के लिए रख देते हैं, तो कपड़े थोड़ी देर में क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वहाँ पर कोई हमें बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती, कोई फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती, पर वाटर जो है वेपर फॉर्म में उड़ जाता है और अपने कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जब वाटर के पार्टिकल सरफेस पे होते हैं, जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने कोई पतीला या फिर भगोनी ली, इस पतीले के अंदर आपने टॉप लेवल तक वाटर को फिल कर दिया, टॉप लेवल तक आपने इस वाटर को फिल कर दिया इस भगोने या पतीले के अंदर। तो जो इसका टॉप लेयर यानी कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा वाटर पार्टिकल्स का, यानी कि ये वाला जो लेयर होगा किसका, वाटर पार्टिकल का। मैं नीचे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाले लेयर के ऊपर जो पार्टिकल है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले लेयर के जो पार्टिकल रहेंगे वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बिलो लेवल पार्टिकल। जो नीचे की साइड जो पार्टिकल है ये वाले, इनसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी रहेगी, जो टॉप लेयर ऑफ पार्टिकल, जो टॉप लेयर पे जो पार्टिकल है। इसका रीज़न सीधा सा ये है कि जो नीचे वाले पार्टिकल है, यानी कि जो पार्टिकल यहाँ पर है, वो जैसे कि आप इस वाली लेयर को ले लीजिए, इस वाली लेयर के जो पार्टिकल है वो इस वाली लेयर के और इस वाली लेयर के पार्टिकल से क्या है, बॉन्डेड है, यानी कि पकड़े हुए हैं, ऐसे जकड़े हुए हैं दोनों लेयर पार्टिकल से बीच में होने के कारण। और ऊपर वाली लेयर के जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही तरफ से पार्टिकल से बॉन्डेड है, यानी कि एक ही तरफ से इन पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है स्टेबल रहने के लिए। तो ऊपर वाले पार्टिकल में इतना ज़्यादा फोर्स है नहीं और नीचे वाले पार्टिकल में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण अपन ने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। उसको हमें टेम्परेचर देने की ज़्यादा आवश्यकता वहाँ पर होती है। तो जो ऊपर वाले पार्टिकल है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, तो जिसके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ही इनिशियल एक्टिविटी में देखें तो भी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इन पार्टिकल से ज़्यादा होगी। तो होगा क्या कि अगर इन ऊपर वाले पार्टिकल को थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जल्दी से रेज हो जाएगी इनके कंपैरिजन में, नीचे वालों के कंपैरिजन में। तो जिसके कारण होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल गई, टेम्परेचर हल्का सा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा मिल रही है तो वो पार्टिकल अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर जाने लग जाएंगे और वेपर स्टेट में चेंज होने लग जाएंगे। तो ये सीधा सा मैकेनिज्म है इवापोरेशन का। तो जनरली अगर हम बात करें कि इवापोरेशन मेनली है क्या, अगर एक नॉर्मल साइंटिफिक सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें तो
एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लिक्विड स्टेट या फिर वाटर चेंज होता हो किसमें, वेपर स्टेट में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसकी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब वाटर किस में चेंज हो रहा हो, वेपर स्टेट में, तो उस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, इवापोरेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इवापोरेशन फिनोमिना in which water change into vapor form below its boiling point। ये आपको ज़रूर याद रखना है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इतना सी लाइन, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको मैकेनिज्म ऑफ इवापोरेशन में याद रखना होगा। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फैक्टर विच अफेक्ट द इवापोरेशन, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि इवापोरेशन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, इवापोरेशन जो है सरफेस फिनोमिना है, तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो सरफेस एरिया ही होगा। सरफेस एरिया, यानी कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन रेट भी फास्टर हो जाएगी। ये आपको सीधा बेसिक सी कंसेप्ट याद रखना है, इन सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन रेट। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे इवापोरेशन रेट बढ़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने, आपके पास एक वेसल है, कोई भी आप भगोना या पतीली आपने जो भी ले ली, उसके अंदर वाटर फिल कर रखा है। सिमिलरली वैसे ही आपने एक जगह पानी का ग्लास लिया और उसके अंदर वाटर फिल करा, तो हम जानते हैं जो सरफेस एरिया है वो वेसल का ज़्यादा है, बिकॉज जो सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स थे वो भी ज़्यादा है। और अगर उससे की हम जब ग्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया थोड़ा कम है, जिसके कारण पार्टिकल, उनके अंदर जो पार्टिकल की कंसिस्टेंसी है वो इतनी नहीं है, तो जो ज़्यादा वाटर इवापोरेट होगा वो ज़्यादा सरफेस एरिया में होगा। सेकंड जो फैक्टर आता है वो होगा टेम्परेचर। सेकंड जो फैक्टर रहेगा वो होगा टेम्परेचर। बेसिक सी बात है, हमने पिछले 2 लेक्चर में भी पढ़ा है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण पार्टिकल का मूवमेंट फास्टर होगा। पार्टिकल का मूवमेंट फास्टर होगा तो इवापोरेट जो है तेज रेट से होगा, यानी कि टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन रेट। थर्ड थिंग जो आती है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को, फैक्टर को पढ़ने से पहले हमें ह्यूमिडिटी के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जो हमारे नेचुरल सराउंडिंग के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि जो एयर है, सराउंडिंग के अंदर जो एयर है, उस एयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल एम्बेडेड है, यानी कि जो साथ में मिले हुए हैं, तो उस पूरी एक कंडीशन को हम कह देते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि वाटर वेपर या वाटर पार्टिकल का होना किसी एयर के अंदर कहलाता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होगा, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी इवापोरेशन रेट कम होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन रेट। अब ये कैसे, तो इसका भी हम मैकेनिज्म थोड़ा पढ़ेंगे। इसका बेसिक सा रीज़न ये होता है कि जब आप इवापोरेशन किसी भी वाटर सरफेस का कराना जा रहे हो तो उसके लिए ये बात ज़रूरी होना चाहिए कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर प्योर एयर होनी चाहिए, ताकि जो एयर के बीच के जो पार्टिकल है उनके बीच में कुछ स्पेस रहे, ताकि जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो तो वो आसानी से उस एयर के अंदर मिलकर वहाँ से दूर चली जाए, जिससे आपके इवापोरेशन रेट फास्टर हो। पर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही तो एयर के बीच में ऑलरेडी वाटर वेपर के पार्टिकल एम्बेडेड होंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो वेपर फॉर्म में वाटर ऊपर जा रहा है, जो वेपर फॉर्म में वाटर ऊपर जा रहा है वो एयर के साथ एम्बेडेड नहीं हो पाएगा और वो पानी वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ह्यूमिडिटी का कम होना ज़रूरी है इवापोरेशन रेट बढ़ाने के लिए।
और थर्ड जो टॉपिक आता है, एक सेकंड इसको पूरा काटना पड़ेगा। अब फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है हमारा विंड स्पीड। फोर्थ पॉइंट जो है विंड स्पीड। अब विंड की यानी कि हवा की जितनी तेज़ी होगी उतनी ज़्यादा इवापोरेशन रेट अच्छी होगी। अब उसका कारण ये है क्योंकि नॉर्मली ऐसी तो कहीं भी ऐसी हवा नहीं होती जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं हो। थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी तो आसपास सराउंडिंग में रहती है। तो होता क्या है कि अगर हवा की जो गति है वो तेज़ रहेगी तो अगर ह्यूमिडिटी एक जगह स्टैटिक है यानी कि एक जगह अगर रुकी हुई है तो तेज़ हवा से क्या होगा कि ह्यूमिड एयर आगे चल जाएगी और जहाँ पर हम इवापोरेशन कराना चाह रहे हैं वहाँ पर नॉर्मल सराउंडिंग जो है क्लियर पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, जिसकी वजह से एवापोरेशन रेट क्या होगा, फास्टर होगा। तो विंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इवापोरेशन पे। जितनी ज़्यादा हवा की तेज़ी होगी उतनी ज़्यादा इवापोरेशन रेट आपको फास्टर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये ई मतलब इवापोरेशन रेट है। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाया तो इवापोरेशन बढ़ा, ह्यूमिडिटी बढ़ाई तो इवापोरेशन घट गया। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपको थोड़ा टॉपिक याद रखना है। और साथ ही विंड स्पीड बढ़ाने से भी इवापोरेशन की रेट बढ़ती है। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि विंड स्पीड के कारण क्या होता है कि स्टैटिक ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी एक रीजन में जो रुकी हुई है, विंड स्पीड के कारण वो ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब जो है हमारा अगला टॉपिक आएगा वो है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्या इवापोरेशन की वजह से हमें ठंडक देखने को मिलती है? तो अब हम पढ़ेंगे कि इवापोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है। तो वापस से एक बार इवापोरेशन का जो मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे। ये एक आपके पास वेसल है, इसके अंदर मैंने वाटर पार्टिकल्स रखे। तो जो अपर लेयर ऑफ पार्टिकल है यानी कि जो टॉप लेयर ऑफ वाटर पार्टिकल रहेगी, टॉप लेयर ऑफ वाटर रहेगी, उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दीज बिलो पार्टिकल्स। बिकॉज जो नीचे वाले पार्टिकल है वो अच्छे से एम्बेडेड है आसपास वाले पार्टिकल से, पर जो ऊपर वाली लेयर के जो पार्टिकल है वो सिर्फ इन नीचे वाले पार्टिकल से एम्बेडेड है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पिछले टॉपिक में भी हमने ये बात करी थी। पर अब यहाँ पे बात आती है कि इवापोरेशन की वजह से जो कूलिंग है वो कैसे कॉज होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर इन ऊपर वाले पार्टिकल को थोड़ा भी टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, गेन करेंगे किसको, हीट को, यानी कि टेम्परेचर को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा। जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो थोड़े से ही टेम्परेचर में इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के आने के कारण इनका रैंडम मोशन तेज़ हो जाएगा, जिसके कारण ये पार्टिकल वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो मान लीजिए इस वाले डायग्राम में पार्टिकल वेपर की फॉर्म में ऊपर जाने लग गए। बट अब एक ऐसी लेवल आएगी जब ये इस वेसल से निकल के यहाँ सराउंडिंग में पहुँचेंगे। सराउंडिंग मीन्स एयर में, ये वेसल था, बर्तन आपका कोई भी, तो इस वेसल से निकल के जब सराउंडिंग में पहुँचे तो सराउंडिंग में पहुँचते पहुँचते इनकी जो एनर्जी थी वो लॉस होगी। तो सराउंडिंग की एनर्जी को इनने वापस से क्या कर लिया, रिगेन कर लिया। और जब एनर्जी को रिगेन कर रहा तो ये वापस से पार्टिकल एज ए वाटर ड्रॉपलेट वापस वेसल के अंदर आने लग गए। और यही जो प्रोसेस थी वो हमने देखी थी कंडेंसेशन के अंदर, जो कि वाटर साइकिल के अंदर हम पढ़ते हैं। तो कंडेंसेशन के अंदर भी ये होता है, भाप बन के जो पानी ऊपर जाता है वो क्या कर देता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को धीरे धीरे लॉस कर देता है। और रिगेन करने के कारण वापस जो वो एनर्जी वापस लेने के कारण मीन्स जब वो पार्टिकल ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी, जिसके कारण उनके पास कोई एनर्जी नहीं बची। तो जब एनर्जी कुछ नहीं बची तो उन्होंने अपनी एनर्जी को वापस से लेना चाहा। तो जब वो वापस से अपनी एनर्जी को जब रिगेन करना चाह रहे थे तो वो एज ए पुरानी जो उनकी स्टेट थी उस स्टेट में आ गए वापस नीचे। अब जिस वेसल में थे उसी वेसल में वापस नीचे गिर गए। तो जिसके कारण क्या हुआ है, जब इनकी एनर्जी ज़्यादा थी तब इनका टेम्परेचर भी क्या था, ज़्यादा। पर जब इनकी एनर्जी बिल्कुल लॉस हो गई तो इनका टेम्परेचर क्या हो गया, कम। जिसके कारण ये जो पार्टिकल थे पहले वाले पार्टिकल से ठंडे हो गए। दैट्स वाई इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब हम पढ़ेंगे इवापोरेशन रिलेटेड कुछ डेली एग्जांपल्स।
जैसा कि आपने देखा होगा एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर होता है, थिनर जिसको आप कहते हो, या फिर हैंड सैनिटाइज़र जैसा भी आप कह सकते हो। तो जैसे हम उसको हमारी पाम में लेते हैं या फिर हथेली में लेते हैं तो ठंडा ठंडा फील होता है। तो उसका रीज़न भी बेसिकली इवापोरेशन ही है। अब इन पार्टिकल का क्या होता है कि इन पार्टिकल के अंदर रैंडम मोशन पार्टिकल्स का काफ़ी ज़्यादा रहता है, काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इवापोरेशन जो रेट है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो बेसिकली बात है इवापोरेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो जैसे हम इनको हथेली में डालते हैं तो हाथों हाथ इवापोरेट होने लग जाते हैं। पर जब काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है, इवापोरेशन रेट फास्टर होती है, तो जैसे ही ऊपर जाएंगे सराउंडिंग में और इनकी एनर्जी जैसे ही अपने पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से अलग होंगे, वैसे इनकी एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे इवापोरेशन में जितनी तेज़ इवापोरेशन इनके अंदर होगा उतनी जल्दी इनके अंदर कंडेंसेशन में होगा। तो जैसे ऊपर जाएंगे वैसे पार्टिकल वापस अपने आप एनर्जी लॉस करके नीचे आ जाएंगे और अपना टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर लेंगे। इसलिए हमें जो हम पाम में नेल पॉलिश रिमूवर हुआ या फिर थिनर या फिर हैंड सैनिटाइज़र, एल्कोहल, तो ये सारे हमें पाम में ठंडे इसलिए लगते हैं। सेकेंड एग्जांपल आता है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ज़मीन गर्मी हो जाती है, जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हम लोग पानी का उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग करते रहते हैं, छिड़काव करते रहते हैं, तो वो ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाती है। उसका मेन रीज़न ये है कि पानी तो ऑलरेडी गर्म है और जब हम उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो वाटर पार्टिकल जो है उससे क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। वाटर का टेम्परेचर तो वही रहेगा पर उसके अंदर कुछ हिडन हीट होगी। तो वो हिडन हीट किस लिए यूज़ होगी, एज अ एनर्जी के रूप में वो यूज़ करेंगे। वाटर पार्टिकल क्या होंगे, फिर वहाँ से वेपराइज हुए, वेपराइज होने के बाद जैसे ही एनर्जी अपनी लॉस करी वापस से नीचे आके कूल डाउन हो गए, तो ज़मीन जो होगी फिर वो अपन को ठंडी फील होगी। अगर कंपेयर करें जो बिना जब हमने ज़मीन पे पानी नहीं छिड़का था उससे अगर कंपेयर करें तो ज़मीन हमें ठंडी लगेगी। तीसरा एग्जांपल जो आता है कि हम क्यों कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं गर्मी के अंदर। गर्मी के अंदर कॉटन के क्लॉथ पहनने का क्या रीज़न है, तो रीज़न बेसिकली ये है कि जो हमारा स्वेट होगा, कॉटन क्या होता है, बेस्ट एब्जॉर्बर होता है वाटर का, यानी कि जो हमारा स्वेट होता है, जैसे स्वेट निकलेगा हमारी बॉडी से बाहर तो जो कॉटन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वेपराइज करके वापस से कूल डाउन कर लेगा। तो हमें इतना ज़्यादा गर्म फील नहीं होता है कॉटन के क्लॉथ पहनने से। जो अगला एग्जांपल आता है वो है आपका, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट अराउंड एनी कोल्ड वाटर बॉटल, या फिर सोडा की बोतल पे अगर आप देखोगे या फिर कोई भी कैन जो आप ठंडी चीज़ बाहर से खरीदते हो लिक्विड की, उसके आसपास आपको वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिल जाती है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके आसपास ह्यूमिड एयर है, यानी कि ह्यूमिडिटी जो है आपके आसपास, तो होगा क्या कि एक समय पे वो जो वाटर ड्रॉपलेट एयर के साथ एम्बेडेड है अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे, और लॉस करने के कारण क्या होगा, वो उस बोतल के पास जैसे आएंगे तो वहाँ अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे। तो एनर्जी लॉस करेंगे तो उनकी स्टेज गैसेज स्टेट से किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में चेंज होने के बाद वो उस बोतल के आसपास जमा हो जाती है। तो मेन रीज़न यही है कि जो पार्टिकल है, ह्यूमिड एयर के पार्टिकल है, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और उस बोतल के ऊपर आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 के साथ मैटर इन आवर सराउंडिंग ख़त्म होता है क्लास 9th का। होप आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, और थोड़ा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। वो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके अलावा दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो प्रॉब्लम पता लगेगी। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सेकंड थिंग आती है कि अब आने वाले लेक्चर हम 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो 10th क्लास का आएगा, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू।